आज बेसिकली हम लोग सीख रहे हैं वर्क डन। आज के लेक्चर में जो पढ़ लिया तो फिर वर्क डन वाले क्वेश्चंस तो सारे के सारे हो ही जाएंगे। कोशिश करते हैं कि इंथैल्पी भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो सबसे पहले ये वाला जो भी मैं अभी कराऊंगा ना, ये यहाँ पे पीडीएफ में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जैसे लिखा ना, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ये पीडीएफ हमेशा की तरह ये आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। घर पे जाइएगा, खूब बढ़िया टाइम है, अच्छे से इसको दिखते रहना। फिलहाल हम तो आपको बता रहे हैं, अपने तरीके से देखो। चलो जी, वर्क डन फिलहाल निकालने का है हमको। कितने कितने चीजों का निकालेंगे तो देखते जाओ और इसको लिखते जाओ। क्या है वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हैं। अब ये मत कोई पूछ देना कि सर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाया था हम सब लोगों ने बहुत मेहनत से। तो जो भी हम लोग 4 पढ़े हुए थे उसमें ना, उनको ही देखते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं, फिर एक एक करके इनको करते जाएंगे। तो सबसे पहले छोटे छोटे से स्टार्ट करेंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वर्क डन। इसके बाद आइसोबारिक। कोई बच्चा ये मत प्रकट हो जाना ये बोलने के लिए कि सर आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोबारिक क्या होता है। इसके लिए हमारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, फटाफट जाओ और वहां पे देख लेना, आज नहीं कल। फिर आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग वर्क डन निकालेंगे 2 चीजों का। एक आता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, निकाल रहे हो तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकालेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और इसके बाद इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल में ये 2 चीज का होगा। और चौथा और लास्ट जो हम लोग प्रोसेस पढ़े थे एडियाबैटिक का, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में भी ऐसे ही होगा क्या, रिवर्सिबल के लिए और इरिवर्सिबल के लिए। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो आज का हम लोग का सबसे पहले वर्क डन इतने चीजों में निकालना है। 2 सेकेंड के लिए माइक्रोफोन ऑन है। ये बस बता दो कि हम सो नहीं रहे हैं सर, जगे हुए इतनों का निकाल लेंगे। तो फटाफट बोलना है हाँ या ना। एक्साइटेड हो निकालने के लिए? सर जग रहे हैं। ये बोल रहे सर जग रहे हो, चिंता मत करिए सर, आप आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। जगना नहीं है, पढ़ना है। तो 3 चीजों को आराम से खोल के रखिएगा पूरा पूरा। सर हम तो कॉपी किताब खोल के बैठे हुए। कॉपी किताब नहीं, दिमाग खोल के रखना सबसे पहला। दूसरा आंख खुला हुआ रहेगा, उसके साथ साथ कान भी खुला हुआ रहेगा। तो तीनों चीजों का कोऑर्डिनेशन रखना, वरना चैप्टर खत्म। तो टफ लगता है बच्चों को, बट है नहीं। तो आओ आसान बनाते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। सबसे पहला है आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन। निकालो भाई। वर्क डन निकालने से पहले याद करो पिछला वाला लेक्चर। सर पिछला लेक्चर कब हुआ था? 100 साल पहले जब हम लोग पढ़े थे। तो वर्क डन का मैंने एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताए थे? कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, क्या प्रेशर कांस्टेंट होगा तो एक फॉर्मूला था वर्क डन का, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। याद करो, ये पढ़ा है हमने बकायदा, मैंने बताया था कि आता भी कैसे है। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हमने पिछले वाले लेक्चर में या इससे पहले वाले में भी मैंने देखा है। इसको हम लोग 2 चीजों पे डिस्कस किए हुए थे। इस पे एक बार जब एक्सपेंशन हुआ था तब, और दूसरी बार जब कंप्रेशन हुआ था तब। एक्सपेंशन में भी और कंप्रेशन में भी। एक्सपेंशन में मैंने बोला था कि जैसे ही वो याद करो जो मैंने वो पिस्टन लगाया था और वो गैस के लिए, जब एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? माइक्रोफोन ऑन है, बोल दो। इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। एक बार बोल के चुप, अरे अरे एक बार बोल के चुप हो जाना है।
तो यहाँ पे डेल्टा वी होगा पॉजिटिव। जैसे ही डेल्टा वी ये होता है बच्चा पॉजिटिव, तो वर्क डन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव। तो एक्सपेंशन के केस में वर्क डन था नेगेटिव, तो हमने यहाँ पे बोला था कि ये है वर्क डन बाय द गैस की ऑन द गैस। सर ऑन द गैस। होंडा ऑन द गैस। बोलते हैं ना, थोड़ा सा बाय द आप लोग ना मतलब बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आए हैं। आपसे पहले वाले जितने भी बच्चे हैं ना, वो आपसे आगे निकल चुके हैं ऑलरेडी। क्यों? रिवीजन किए हुए हैं। अरे महामूर्खों सब बच्चों, बालिका और क्या कौन सा है, बालक और बालिकाओं दोनों लोग, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो नीचे में गैस मॉलिक्यूल्स था, तो गैस ने उसको एक्सपेंड किया है ना, तो वर्क डन बाय द गैस है। अब ये मत बोलना कि सर कैसे है, पिछला वाला लेक्चर जाओ और देखो, बहुत गलत बात है। आप लोग बिना रिवीजन किए हुए चले आए। जब कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? डेल्टा वी निगेटिव होगा, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगा, फाइनल वॉल्यूम कंप्रेस होगा तो घट जाएगा। आ रहा बात समझ में क्या? तो डेल्टा वी होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। चैट बॉक्स ओपन है, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो डेल्टा वी होगा निगेटिव। जैसे ही ये डेल्टा वी निगेटिव आया तो वर्क डन क्या हो जाएगा? फटाफट बोलो, पॉजिटिव या निगेटिव? माइक्रोफोन भी ऑन है, बोल दो अब तो। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऑन गैस होगा कि गैस पे काम? ऑन द गैस होगा सर, गैस होगा। ये काम होना है, ध्यान रखना बच्चों। तो ये सारी चीजें अगर हम नहीं बताते तो फिर हमको ये पता भी नहीं चलता कि आप लोग बस चुपचाप मुंह उठाएं और चले आए। रिवीजन करके आना है, ठीक है? बोल दो कि नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े थे ना इसको क्लास में हम लोग? नो सर। पढ़े किया था, पढ़े थे। सर करा था। तो जब बच्चे सोचो ना कि पढ़े थे, थोड़ा सा जाओ और बाजार से थोड़ा शर्म खरीदो, याद करके आना है चीजों को, ठीक है? अगली बार से रिवीजन कर लेना, वरना दिक्कत हो जाएगा आप ही लोगों को। एग्जाम में फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, रिवीजन करो, ठीक है? कितना भी पढ़ लो, कोई भी पढ़ाएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते या समझ में नहीं आएगा जब तक हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं। रिवाइज करो छोटे छोटे कंसेप्ट से। तो ये तो बेसिक वर्क डन हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़े हैं जी। अब हमें जो ये पिछले वाले पेज पे मैंने लिखा हुआ है अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं बहुत छोटा से। पहला कहानी है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस जब भी होगा तो वर्क डन क्या होगा? अब आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? जैसे ही आइसोकोरिक का नाम आता है, जैसे ही आइसोकोरिक का नाम आता है तो सारे बच्चे बोलेंगे यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा? वी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो जैसे ही वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे डेल्टा वी क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम जीरो। अरे बोल दो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। तो जैसे ही चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था भैया? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब डेल्टा वी तो जीरो है, बोलो हाँ। जैसे ही डेल्टा वी जीरो हुआ यानी कि वर्क डन हो जाएगा वर्क डन जीरो। कोरिक प्रोसेस लिखा हुआ हो तो वहां पे वर्क डन क्या बोलेंगे हम? जीरो। तो याद रखो कि वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो। बहुत टफ है, बहुत टफ है ना? फटाफट, ठीक है? यही पढ़ लिया हम लोग। इतना आसान था सर। अगला इससे भी आसान करते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। इससे भी आसान होता है क्या? हाँ जी, देखते जाओ, सारे आसान है, बस बने रहना है। अब आइसोबारिक क्या होता है? आइसो जैसे ही बार आइसोबारिक हुआ यानी प्रेशर कांस्टेंट होता है। हाँ जी बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट। तो जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा और वर्क डन निकालना होगा तो फटाफट याद करो, पिछले वाले लेक्चर से हम चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो हाँ है ना? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर कोई पूछ देगा डिफरेंशियल फॉर्म में बता दो तो हम लिख पाएंगे क्या? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीपी डीवी, है ना?
ये तो हुआ जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और पिछले वाले क्लास में ही मैंने बताया था आप सब लोगों को कि अगर प्रेशर कांस्टेंट ना हो, यानी कि अगर प्रेशर वेरिएबल हो, चेंज कर रहा है गिरगिट की तरह, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको पकड़ के इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर माइनस पी एक्सटर्नल पी डीवी V1 से लेके V2। और ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है ना, ये हमेशा लग जाएगा हर जगह। और ये याद करो पिछला वाला जब सारे प्यारे बच्चों, मैंने ये डिराइव भी किया था कि अगर इस पी एक्सटर्नल को तुम कांस्टेंट मानी हो तो निकाल दो, ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। यस बोलो सर। पक्की बात? यस सर। यस सर। यस सर। बात है क्या? ठीक है, डन है ना? यस सर। यस सर। 1 2 3 4 लड़का बोल रहा है, बाकी सब लोग सो गए। सर हम तो नींद में हैं। ये भी होने डन अब सर। आसान चीज हो गया खत्म। सर अब क्या भारी भारी चीज आएगा? भारी भरकम कुछ नहीं है, अब थोड़ा सा लगेगा ध्यान। तो ठीक है, ध्यान से देखते रहना आइसोथर्मल प्रोसेस को। ये निकाल लोगे ना तो काम खत्म, फिर कुछ नहीं है, ये चैप्टर खत्म, वर्क डन निकालना खत्म। पहले हम आपको आसान आसान करा दिए, अब आओ नेट मैच खत्म, अब आते हैं रियल मैच में। आइसोथर्मल प्रोसेस का, आइसोथर्मल प्रोसेस, और वहां पे हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिख लो। जैसे ही आता है आइसोथर्मल का नाम, क्या कांस्टेंट होगा? सारे प्यारे बच्चों बोल दो। टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस आया तो टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट। तो जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, याद करिएगा जरा स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या पिछला वाले लेक्चर में मैंने कुछ पढ़ाया था क्या कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? बोल दो जरा। 4-5 पढ़े थे हम लोग लॉज, गैस लॉज, उसमें से कौन सा था? बॉयल्स लॉ। हाँ, रोहित बताया है, बहुत सही। बाकी सारे बच्चे भी बैठ के सोच रहे होंगे सर स्टेट्स ऑफ मैटर इस जिंदगी में पढ़े थे क्या हम लोग? कुछ दिन पढ़े थे बच्चे, जो कि आप लोग भूल गए हो, और पिछले वाले क्लास वाले भी सारे भूल गए थे। इससे डायरेक्टली ये पता चलता है कि आप सब लोग केवल आ जाते हो मेरे पास ऐसे ही। बहुत गलत बात है। स्टेट्स ऑफ मैटर में जब हम लोग 4-5 गैस लॉज पढ़े थे वहां पे, तो ये बताए थे कि जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट, तो फटाक से याद आना चाहिए बॉयल्स भैया। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट हो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। नहीं बताया था ना? नहीं बताया गया होगा आप लोगों को? बताया था सर। सब बताया था सर याद बताया था तो याद क्यों नहीं है? ये पाप नहीं है, महापाप है। जब नाम बताया गया हो और सवाल ना बने, कोई बात नहीं, चल जाता है। लेकिन अगर कोई बताए और फिर भी नहीं आए, ये पाप नहीं है, महापाप है। अब आप समझ लो कि हम आपको क्या बोल रहे हैं। सर आप हमें पापी बोल रहे हैं क्या? सही समझियो तुम लोग। तो वहां पे मैंने बताया था कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा। सॉरी वॉरी कुछ नहीं होता है, कुछ हो जाकर पढ़ाई करो। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बॉयल्स लॉ में बताए थे। ये भी बताया गया था कि अगर आप स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आएगा। जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों पढ़ाया गया था। उसके साथ साथ हम एक ग्राफ भी बनाए थे कि प्रेशर और वॉल्यूम में ये ऐसा ग्राफ होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया भैया जो पिछले वाले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे उसकी कहानी। माइक ऑन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि माइक मैंने ऑफ करके रखा हुआ है। अब तीसरा का पहला पार्ट, इसमें आपको रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का पढ़ना है और फिर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। तो पहला निकालते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब एकदम ध्यान से यहां से 10 मिनट तक आपको सुनते रहना है। इसके बाद तो सुनना ही है, उसके बाद बताएंगे। पहले अभी 10 मिनट तक ध्यान से सुनते रहो, वरना ये खत्म तो फिर सब उड़ जाएगा। निकालना है सबसे पहले हम लोग को वर्क डन।
कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या वर्क डन होगा वो निकालना है। कुल मिला जुला के बात ये है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, वो तो अपने कब्जे में करो और फटाफट इसको अभी के अभी याद करो। डेरिवेशन करेंगे अभी जस्ट इसके बाद। होता क्या है सर, तो वर्क डन होता है माइनस एन आर टी लॉग बेस ई, यहाँ पे ध्यान रखना बेस में है ई, इसी को लोग एल एन बोलते हैं बहुत लोग, V2 अपॉन V1। वर्क डन का ये फॉर्मूला हुआ, और जब इसको हम अगर बेस 10 में कन्वर्ट करें तो यही हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन का फॉर्मूला होता है ये। इसको कहीं कहीं आपको ये भी किताब में कुछ इस तरह से मिल जाएगा लिखा हुआ, किस तरह से सर, कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, जो लॉग बेस ई लिखा है ना उसको एल एन मिल जाएगा कहीं कहीं लिखा हुआ, V2 अपॉन V1। तो बुरा मत मान जाना तो सर आपने तो ये बताया ही नहीं था, ठीक है क्या प्यारे बच्चों, फटाफट बोलो हाँ या ना। Yes, sir. बात जम रहा है Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है। तो अगर यहाँ तक बात सही है तो ये फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। सर हमें कैसे याद होगा? माइक ऑन कर रहे हैं, 3 बार बोलना है अभी साथ में साथ, ठीक है? तो बोलते जाओ फटाफट। वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है? Minus 2 Minus NRT. minus NRT. NRT log V2 by NRT log। बहुत हो गया। जो लोग बोले ठीक है, जो लोग नहीं बोले बोल दिया करो। क्लास में जब मौका मिलता है तो बोल दिया, हमेशा नहीं मिलता। हाँ ऐसा ही मछली बाजार हमें चाहिए ताकि सारे बच्चे एक्टिव। चलो अब समझते हैं ये वर्क डन का। जैसे ही फॉर्मूला आपको याद हो गया कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, एग्जाम में तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही यूज करना है, बट हमें उसको समझना है, हमें उसे समझना है कि कैसे ये फॉर्मूला आता है, ठीक है? कैसे ये फॉर्मूला आता है तो एक बार ध्यान से देखते जाओ, ठीक है? पहले समझो कि चीजें हो कैसी रही, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में होता कैसे। तो ये एक है जार, जार जार करते रहो। यहाँ पे एक हम लगाएंगे पिस्टन, और ये मूवेबल पिस्टन है। ये पिस्टन ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। इसके अंदर क्या है, आइडियल गैस हमने भर दिया है। क्या भर दिया है भैया? गैस। और ये गैस कैसा है? आइडियल गैस। जब ये गैस यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा तो आपको पता है कि ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो ये लगाएगा प्रेशर ऑफ गैस और यहाँ से आएगा एक्सटर्नल प्रेशर। और याद करिए वो दिन जब मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस को कुछ ऐसे समझाया था कि सैंड के एक एक टुकड़े को, यानी जो बालू का एक छोटा छोटा कण होता है ना, उसको तुम डालते जाओ। तो मैंने बताया था वहां पे कि हर मोमेंट पे प्रेशर एक्सटर्नल और प्रेशर ऑफ गैस ऐसा लगेगा, इनफाइनाइट स्टेप में वो इक्वल है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। बोला था ना उस दिन। अब एक बार आओ जरा समझो कि चीजें होती कैसी है। मान लो कि एकदम छोटा 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 ये क्या है, एक एक बालू का तुम्हारा टुकड़ा है, छोटा छोटा बहुत सारा रख दिया आपने, इनफाइनाइट है, ठीक है? कुछ ऐसा इनफाइनाइट यहाँ पे बालू का टुकड़ा है। आइडियल केस में तो जो तुम्हारा प्रेशर एक्सटर्नल था वो प्रेशर ऑफ गैस के बराबर था, मतलब ये होना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे कि जो ये एक छोटा सा बालू का टुकड़ा है जो कि बहुत भारी नहीं होता है, आपको पता है, इसको हमने यहां से निकाल दिया। क्या किया? रिमूव किया। एक चीज और, जो ये यहाँ पे हमने जार यूज किया है ना, तो जो ये आउटर सरफेस है ना, जो ये आउटर सरफेस है, ये प्योरली कंडक्टिंग मटेरियल का होता है। ये क्यों होता है अभी समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। ध्यान रखना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो हमने यूज किया है वो प्योरली कंडक्टिंग मटेरियल। और क्यों होता है सर? रुको जरा, थमो, सुनो अब। तो जब आपने जैसे ही इसको रिमूव किया तो बहुत ही इनफाइनाइटली अमाउंट में चेंज होगा, लेकिन चेंज तो होगा। तो जैसे ही यहाँ पे तुम करोगे तो प्रेशर एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम होगा, यानी कि प्रेशर गैस, जो गैस का प्रेशर होगा वो हल्का सा ज्यादा हो जाएगा। पी गैस इज स्लाइटली ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, मान लो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस छोटू सा डीपी एक्स्ट्रा हुआ होगा इसको हटाने की वजह से। वैसे ही तुम धीरे 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 हटाते जाओ तो होगा क्या? जब तुमने एक बालू का ये छोटा सा कण हटाया, ध्यान सुनना बच्चों, जब एक बालू का छोटा सा कण हटाया
तो ये थोड़ा सा प्रेशर इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका हल्का सा प्रेशर हो जाएगा कम। काहे? क्योंकि भार होगा कम। तो ये जो पिस्टन है ना हल्का सा ऊपर उठेगा। क्या हुआ? हल्का सा ऊपर उठा। यानी कि हम लोग यहां से ये बोल रहे हैं कि द गैस विल एक्सपेंड। तो गैस यहां से हल्का सा एक्सपेंड करेगा। और दो चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी गैस एक्सपेंड करता है, क्या बोल रहे हैं सर जी? जब भी गैस एक्सपेंड करेगा तो कूलिंग होता है। जब भी गैस एक्सपेंड करेगा तो कूलिंग होगा, और जब गैस कंप्रेस होगा, जब गैस कंप्रेस होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और पास पास आ जाएंगे, वहां पे हीटिंग होता है। जब गैस एक्सपेंड होगा तो कूलिंग, कंप्रेस होगा तो हीटिंग। इस चीज को ध्यान रखना। तो गैस यहाँ पे एक्सपेंड किया, इसका मतलब क्या होगा? इट कूल्स डाउन। तो गैस यहाँ पे कूल्स डाउन कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर ऑफ गैस विल फॉल डाउन। टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स डाउन। तो टेम्परेचर जो गैस का ना थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब यहाँ पे प्ले में आता है ये वाला पार्ट, प्योरली कंडक्टिंग पार्ट। जैसे ही यहाँ पे हुआ तुम्हारा गैस का टेम्परेचर थोड़ा सा कम, याद करो हम लोग पढ़ क्या रहे? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं ना? आइसोथर्मल में तो सर जी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर मेंटेन कैसे होगा? जितना वो थोड़ा सा कम हो ना, वो फटाक से क्या करेगा, जो सराउंडिंग है ना उससे थोड़ा सा टेम्परेचर ले लेगा ये। इसीलिए यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल को यूज करते हैं ताकि हीट ट्रांसफर हो सके। तो यहां से क्या करेगा? गैस विल एब्जॉर्ब, गैस एब्जॉर्ब्स हीट from the surrounding and temperature remains constant। और जो टेम्परेचर होता है फिर कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। तो ये तो वह कहानी, अभी हम यस सर, डेरिवेशन पे यस सर, कुल कहानी समझ में आ रहा है कि होता कैसे है अंदर में प्रोसेस। थोड़ा सा तुमने हटाया, गैस का जैसे ही प्रेशर बढ़ा एक्सपेंड करेगा। जैसे ही गैस एक्सपेंड किया अंदर में होगा कूलिंग। जैसे ही वो कूलिंग हुआ ना तो क्या करेगा? कंडक्टिंग मटेरियल वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। पक्की बात? बोलो हाँ या ना। यस सर। अगर इतना बात समझ में आ गया तो आओ जरा इनको डिराइव भी कर ही देते। कर दे क्या? ऐसे तो नहीं करेंगे। बोलो हाँ या ना। यस सर, पक्का? यस सर, यस सर। तो कर देते हैं। लो, अरे यार ये क्यों? चलो देखो, अब वर्क डन निकालना है जी। तो वर्क डन निकालने के लिए तो हमारे पास सर जी दो फॉर्मूला केवल पता है, इसके अलावा तो हमें कुछ आता नहीं है। क्या आता है सर? कि वर्क डन का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब ये तो मैंने जब बताया था जब प्रेशर होगा कांस्टेंट। क्या यहाँ पे प्रेशर हमेशा कांस्टेंट है क्या कि वेरिएबल है? माइक्रोफोन जरा ऑन है, बताना कांस्टेंट है कि वेरिएबल। वेरिएबल? बहुत बढ़िया। कौन Constant कांस्टेंट वाला? कांस्टेंट वाला कौन है बच्चा? क्वेश्चन। इतना चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के क्यों बता रहे थे कि अभी भी बोल रहे हो कांस्टेंट है? देखो यहाँ पे जैसे ही तुम रिमूव करते जा रहे हो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, तो ये हमेशा चेंज हो रहा है ना। ग्राफ ऐसा आता है, भूल जा रहे हो ना तुम लोग हमेशा। प्रेशर हर टाइम पे घटते जा रहा है ना, चेंज होते जा रहा है ना। घटना बढ़ना छोड़ो, चेंज हो रहा है क्या? कांस्टेंट कहाँ है ये? उन सारे प्यारे बच्चों को जो अभी कांस्टेंट बोले थे, क्या उन्हें अब समझ में आ रहा है कि प्रेशर वेरिएबल है? तो जब भैया प्रेशर वेरिएबल है, जिन बच्चों को दिख गया है, तो ये तो फॉर्मूला हमारे काम का नहीं है जी। ठीक है, ये तो हमारे काम का नहीं है। पक्का बात? बोलो ना हाँ या ना। बोल ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा ना सब, मजा ही नहीं आता है। बोलो हाँ या ना। यस सर, यस सर। वेरिएबल है, Yes. वेरिएबल है। वेरिएबल है, वेरिएबल। अब किसी को Variable. आंसर मिलता है ना, तो जब वेरिएबल वेरिएबल है तो सर जी बताए थे कि ये फॉर्मूला तो हमेशा लग जाता है। कौन सा फॉर्मूला सर? -P एक्सटर्नल dV, वॉल्यूम चेंज कर दो V1 से V2 तक, इंटीग्रेट कर दो।
ये तो फॉर्मूला हमेशा लग जाएगा जब प्रेशर वेरिएबल होगा तो। अब जैसे ही दिख रहा है कि यहाँ पे जो तुम्हारा डीवी है ना, डिफरेंशियल टर्म वॉल्यूम का डिफरेंशियल है, तो ये प्रेशर को भी ना आपको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना होगा। जैसे ही दिखता प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में, सर कैसे लिखेंगे, तो इसी के लिए तो पढ़ाए थे पिछला वाला लेक्चर। आइडियल गैस यूज होता है, और आइडियल गैस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बोल दो ना, तो यहाँ से पी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एन आर टी अपॉन बी। ये भाई साहब को उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, उठाएंगे और बैठा देंगे, तो होगा क्या, वर्क डन माइनस में V1 से लेके V2, चेंज कर रहे हो ना, कुछ भी हमने चेंज किया है, कहां से कहां तक, V1 से लेके V2 तक, तो ये हो जाएगा P एक्सटर्नल की जगह पे nRT अपॉन V, nRT अपॉन V dV। बोलो हाँ या ना। अब जरा गौर से देखो, अगर इतना समझ में आया तो n होता है नंबर ऑफ मोल्स जो कि कांस्टेंट टर्म, R गैस कांस्टेंट कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। हाँ सर, तो जिन बच्चों को, आई होप कि फिजिक्स वाले लोग और मैथ्स वाले लोग थोड़ा बहुत काम कर रहे होंगे और आप लोगों को बताए होंगे मैथमेटिकल टूल्स में, नहीं बताए सर, हम क्या करें, अब देख लो, समझने का कोशिश करो बस, ठीक है, समझने का कोशिश करते रहो। जो कांस्टेंट टर्म होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, अगर नहीं कोई बताया है तब, बता दिया है फिर तो अच्छी बात है, फिर क्या, तो जब कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस एन आर टी इंटीग्रल ऑफ डीवी अपॉन वी, कहां से कहां तक, V1 से लेके V2 तक इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला बताया कोई होगा कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स डीएक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है ln x टाइप, तो वही यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डीवी अपॉन वी, तो वो हो जाएगा माइनस एन आर टी, डीवी अपॉन वी का इंटीग्रल होता है लॉग बेस ई, ln जिसको हम लोग बोलते हैं, v, उसको V1 से V2 तक आपको रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपर लिमिट लगाओ माइनस लोअर लिमिट, जब भी ऐसा होता है तो फिर लिमिट हम लगाते हैं अपर लिमिट। बायो वाले तो कोई बात नहीं है, तो बायो वाले केमिस्ट्री तो पढ़ते ही है ना, इतना तो बेसिक आता ही नहीं, बेसिक सीख लो कोई बात नहीं। माइनस एन आर टी पहले अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई V2 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को V की जगह पे रख दो तो V1 हो जाएगा, तो लॉग बेस ई V1। लॉग में एक और प्रॉपर्टी होता है, कितने प्रॉपर्टीज हैं सर, यहाँ पे कोने में दिख रहे हैं, की क्या होता है सर, कि लॉग ए माइनस लॉग बी हो कहीं, तो ये हो जाता है लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी को हम लोग लॉग ए अपॉन बी लिखते हैं, तो वही प्रॉपर्टी से ये बन जाएगा माइनस एन आर टी लॉग बेस ई V2 अपॉन V1। बोलो हाँ या ना। पक्का, अरे आ गया क्या सर, हाँ जी, हाँ तो गया, देख लो, लिख देते हैं फिर से। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया माइनस एन आर टी लॉग बेस ई V2 अपॉन V1। हमें लॉग बेस ई में नहीं चाहिए, लॉग बेस 10 में चाहिए, तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1। तो ये फॉर्मूला को आप बकायदा हमेशा अपने जहन में याद करोगे, तो घोट लो अभी के अभी। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे याद है ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का ये वर्क डन, ये है वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बोलो हाँ या ना। अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल जब भी होगा तो ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा ना। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि वर्क डन तो पूछेगा बट वॉल्यूम में नहीं रहेगा, तो बच्चे कंफ्यूज, सर हम क्या करेंगे, तो सड़क पे बैठ के रोना नहीं है, ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 तो याद है ना, तो यहाँ से V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा, अरे यार देखो तो V2 अपॉन V1 तो हो जाएगा P1 अपॉन P2, उठाओ भाई साहब को और यहाँ पे रख दो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा प्रेशर के टर्म्स में माइनस 2.303 nRT लॉग बेस 10 P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2। बात जमता है क्या,
बोलिए जी। जनता? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। बहुत टफ था, बहुत टफ था सर, बहुत टफ। Easy. दो सर इजी है। अरे बहुत टफ था। सहजल टफ था? इजी है Yes, सर, sir. इजी। No, सर अब sir. इजी हो गया। आपने पढ़ाया तो इजी है। पक्का? अभी टफ नहीं है। तो जिंदगी में कभी भूल जाएगा क्या ये अभी आज के बाद? नो सर, दो सर, No, sir. दो सर। चाहिए आपको याद, ठीक है ना? चलो, यस सर। तो विजय बोल रहा है हार्ड है। सर थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा तो रहेगा ही, बट चलता है, सह लेंगे इसमें। कहाँ गया जी काटने वाला? मजा आता है काटने में। ये हो गया रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन डन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, विशाल कुमार P2 अपॉन P1 होगा ना? देखते नहीं हो ना बच्चे, यही तो एग्जाम में गलत कर दोगे। ये यहाँ पे है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो V2 अपॉन जब V1 करोगे तो P1 अपॉन P2 आएगा ना प्यारे बच्चे। कहाँ गया विशाल? अभी समझ में आया? एग्जाम में गलत मत करके आ जाना, P1 अपॉन P2, ठीक है क्या? आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आया ना तो वहां से भी समझ लो ना। ये आइसोथर्मल वाला है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो प्रेशर वॉल्यूम उल्टा उल्टा चलता है। तो V2 अपॉन V1 है तो P1 अपॉन P2 होगा, ठीक है? आ गया? तो ये तो हो गया कहानी। अब दूसरा इसमें का पार्ट बचा हुआ है, थर्ड में का सेकंड पार्ट। क्या है सर जी? सेकंड पार्ट है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो जब भी इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो ना, तो फटाफट कुछ मत करना, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ गैस होगा ना वो एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा होता है। आपको वर्क डन के लिए एक फॉर्मूला हमेशा याद रहना पड़ेगा, बहुत टफ है, जो कि हमेशा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी। सर इतना टफ? हाँ जी, ये वाला टफ फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल का एक्सपेंशन हो, वर्क डन हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी। एक केस केवल यहाँ पे छोटा सा याद रखना कि अगर कहीं वैक्यूम आ जाए, अगर कहीं वैक्यूम में आ जाए तो वैक्यूम क्या होता है? यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन होता है बच्चे। वैक्यूम वाले केस में फ्री एक्सपेंशन होगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में तो प्रेशर कुछ लगता ही नहीं है, तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो। जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हुआ तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा जीरो। तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या, कि जब भी आए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, मोस्ट मतलब मोस्ट, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी लगेगा। कहीं वैक्यूम गलती से दिखे तो तुरंत जहन में आना चाहिए कि सर जी कुछ बताए थे, वैक्यूम प्रेशर खत्म। तो जब प्रेशर ही नहीं है एक्सटर्नल प्रेशर, तो वर्क डन का है बात कभी, तो वहां पे वर्क डन होगा जीरो। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना, पक्का? तो लो, इनको भी काट दिया। अब बच गया केवल एडियाबैटिक प्रोसेस। निपटा दे इनको भी ना, चलो इनको भी निपटा ही देते। एडियाबैटिक चौथा है अपनी कहानी एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। अब जैसे ही एडियाबैटिक का बात बोलते हैं ना, एक चीज बताओ फटाफट कि एडियाबैटिक में होता क्या है? Q equals zero. to 0. हीट एक्सचेंज Constant. ना होगा। तो जब हीट एक्सचेंज ना होगा तो हम लिखते हैं उनको सबसे पहले कि हीट एक्सचेंज नहीं होंगे कभी भी। क्यों? ये हम ही से पूछोगे। क्यू का वैल्यू जीरो। आखिर क्यों? ये हमसे मत पूछ देना कि सर आखिर क्यों। पिछला वाला लेक्चर जाके देखो रिकॉर्डिंग, इसीलिए है वो अवेलेबल यूट्यूब पे। और एक चीज और है, यूट्यूब पे देखते हो और देख के भाग जाते हो, वहाँ लाइक कीजिए, शेयर नहीं करना है, हाँ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो किए ही हो तुम लोग, कमेंट भी क्या करो। अच्छा अच्छा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में देखो फटाफट एक चीज ध्यान रखना है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में बच्चे जैसे ही आएगा ना, एक वर्ड हमेशा ध्यान में रखना, क्यू तो जीरो होता ही है, पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर ये गामा क्या है? तो पिछला वाला लेक्चर फिर से जाओ,
और हम फिर से बोलेंगे कि आप जाके देखो, गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी बताया गया हुआ होगा, बताया गया होगा नहीं, मैंने ही बताया था, तो आपने जाके देखना है वहां पे। अगर ये कांस्टेंट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि P1 V1 का पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा, ब्ला ब्ला ब्ला। ये किसके लिए है? एडियाबैटिक के लिए। अगर ये है तो आइसोथर्मल से थोड़ा सा हमको लग रहा है कि रिजेम्बलेंस हो रहा है। आइसोथर्मल में क्या होता है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ऐसा ही होता है क्या? ये है आइसोथर्मल का बात। तो आइसोथर्मल एडियाबैटिक भाई भाई एक ही जैसे हैं, थोड़े थोड़े। तो जब कोई अगर ये पूछेगा, अब ये मत पूछ देना, ये जो है ना कभी कभी इसको, कभी कभी नहीं, मतलब इसको पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं या पॉइजन्स फार्मूला बोल सकते हो। पॉइजन्स फार्मूला रेशियो सीपी अपॉन सीवी होता है। तो कहीं कोई दोस्त पूछे सर पॉइजन वाला फार्मूला सर जहर होता है क्या? जहर नहीं है ये, ना साइंटिस्ट। तो पॉइजन्स फार्मूला। इसके बाद अगर मान लो कोई आपसे ये पूछते बंदा कि एक ग्राफ है पी और वी का, पीवी ग्राफ में आपको आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों को एक साथ ड्रॉ करना है। अब आपको तो पता है ना बच्चे, P1 जैसे वहां पे क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है आइसोथर्मल के लिए, यहाँ पे पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो दोनों में बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ तो दोनों का है, लेकिन डिफरेंस होगा स्लोप का। अब आई होप कि आपको स्लोप तो जरूर पता होगा, फिजिक्स वाले बताए होंगे। ये है कुछ ऐसा और ये है भाई साहब कुछ ऐसा। ये जिसका स्लोप होता है बचपन में आप वैसे 10th क्लास में पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री, tan थीटा, ये दिख रहा है tan थीटा दोनों में। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक किसका? एडियाबैटिक का ज्यादा होता है आइसोथर्मल से, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। सर कैसे आया ये? थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लो मेरे साथ साथ, घर पे जाना है और खोज के आना है कि सर ये क्यों हुआ है। नहीं समझ में आया तो मैं जिंदा हूं, अगले क्लास में फिर से मिलेंगे, वहां पूछ लेना याद से, ठीक है? तो एक ही ग्राफ पे अगर कोई बोले कि आप आइसोथर्मल को भी रिप्रेजेंट करो, थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है लेके, और ये है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है, आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है, तो ये ध्यान में रखना। अगर यहां तक बात ठीक है तो फिर अब आते हैं एडियाबैटिक का फॉर्मूला के लिए। सर नीचे क्या लिखा है? स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। प्रभात, ये स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है? इसके बाद आते हैं सारे बच्चों कि अब बात करते हैं एडियाबैटिक का एक्सपेंशन के लिए। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहले फॉर्मूला देखेंगे, याद करेंगे, फिर डिराइव कर लेंगे। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता क्या है? ये होता है वर्क डन इज इक्वल टू NR अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, मतलब NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो NR डेल्टा T अपॉन गामा। ये है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। ठीक है सानिया, रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। यहां तक ठीक है सारे प्यारे बच्चों? यहां पे क्या होता है कि हम लोग ऐसे, अगर आप पिस्टन लो, वही आपका गैस है, इसका लग रहा होगा यहाँ पे P गैस, ऊपर से लग रहा होगा P एक्सटर्नल। यहाँ पे जो हम लोग कवरिंग लेते हैं ना, आउटर कवरिंग, याद करना आइसोथर्मल में हमने लिया था प्योरली कंडक्टिंग। यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं आउटर कवरिंग वो होता है प्योरली इंसुलेटिंग। और मैं चाहता हूं कि आप लोग बताओ कि ये क्यों लिया गया है, प्योरली इंसुलेटिंग क्यों? सर ताकि हीट का एक्सचेंज ना हो ताकि पाए। हीट एक्सचेंज ना हो सर एनवायरनमेंट के साथ। हीट एक्सचेंज एडियाबैटिक में हीट का एक्सचेंज ना होता है, तो जब हीट ना बना तो उसके लिए इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करते हैं, प्योरली इंसुलेटिंग।
हीट नहीं जाने देंगे, नहीं आने देंगे। अब एडियाबेटिक का भी आपको पता है कि सर ग्राफ तो कुछ ऐसा ही आता है, पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि यहाँ पे प्रेशर बार बार चेंज हो रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला के लिए माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी वाला फॉर्मूला तो हम लगा नहीं पाएंगे, वो नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, ये फॉर्मूला तो पहले याद कर लेना, और हम चाहते हैं कि पहले बताओ, वैसे मतलब ये फॉर्मूला भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। एडियाबेटिक का नहीं भी प्रूफ करेंगे तो काम चल जाएगा। प्रूफ करे कि ना करे, बोलो, जैसा बोलोगे वैसा। करवा दीजिए सर, कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। अरे कर दीजिए, कर दीजिए, कर दो सर, कर दो सर, कर। आप लोगों का भी ना टेस्ट थोड़ा सा बदल जाएगा, जो कर दो। नहीं समझ में आया तो फिर मेरा दोस्त नहीं। सर ऐसा है क्या, मजाक कर लेते हैं, समझ में क्यों नहीं आएगा। देखो अब इसको भी उड़ाते हैं, ये लास्ट है, अगर ये समझ में आ गया काम खत्म, सारा प्रूफ खत्म। मतलब आज का दिन पूरा प्रूफ वाला था, अब प्रूफ नहीं आएगा। आ भी सकते हैं, अभी के लिए तो मान लो नहीं आएगा। वर्क डन का सारा कहानी आज खत्म। अब आ जाओ बच्चे, वर्क डन फाइनली ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, इतना पक्का है ना, ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला फिर से काम करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। यस सर, यस यस सर, सर, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर। तो जब ये करना होगा तो आते हैं यहाँ पे लोग, तो वर्क डन में क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, कहां से कहां तक, तो V1 से V2 तक। ये तो सब जगह लग जाता है, यहीं से तो हर चीज आएगा, ये ध्यान रखना। अब कैसे करेंगे, तो फिर से वही, ये डीवी मतलब आपको वॉल्यूम के टर्म में पी एक्सटर्नल को लिखना है। कैसे लिखेंगे, सोचो, खूब सोचो, खूब सोचो, खूब सोचो। सोचते सोचते क्या पता चलेगा, अरे ये तो एडियाबेटिक था। इसके लिए सर ने एक बताया था हमें इक्वेशन, क्या कि P1 V1 का पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा, कोई कांस्टेंट के बराबर होगा, कोई कांस्टेंट की तो बराबर है। तो अगर ये भी ना समझ में आए तो यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को तुम कुछ भी मान लो के, तो यहां से पी का वैल्यू आ जाएगा क्या, कोई कांस्टेंट के अपॉन वी टू द पावर गामा। अब इस पी को उठाओ, यहां पे रख दो, चलिए सर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा के अपॉन वी टू द पावर गामा इंटू डीवी माइनस V1 से लेके V2। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म जैसे ही दिखा उसको करेंगे बाहर का रास्ता, तो यहां से आएगा माइनस के इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन V टू द पावर गामा dV, V1 से लेके V2। अब एक और फॉर्मूला आता है बच्चे, आप इसको ध्यान में रखना। क्या सर, कि इंटीग्रल ऑफ अगर आए कहीं 1 अपॉन x टू द पावर n, या 1 अपॉन x टू द पावर n dx का, तो ये हो जाता है तुम्हारा, जैसे यहाँ पे x टू द पावर n है ना, तो माइनस n भी लिख सकते हो, जो भी हो, x टू द पावर n प्लस 1, मतलब इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n अगर आ जाए तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कोई कांस्टेंट, इसको हटाओ, ऐसे समझो, x टू द पावर समथिंग है n dx। अब ये क्या है, ये है माइनस के इंटीग्रल ऑफ v टू द पावर माइनस गामा, इसको ऊपर लेके जाओ, माइनस गामा हो जाएगा dv, v1 से लेके v2 तक। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा बस ध्यान रखना बच्चे, क्यों, अभी देख लो, इंटीग्रेशन बहुत जल्दी पढ़ लोगे 11th क्लास में, तो वहां से समझ में आ जाएगा। और हमने नहीं बोला था कि सर करवा दो, आप सबने बोला था कि सर करवाओ, तो देखो, तो ये v टू द पावर माइनस गामा है, बहुत छोटा सा, समझो तो जरा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको तुम अब निकाल दो, तो माइनस के तो जैसा था वैसा ही रह जाएगा, ये हो जाएगा v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, कहां से कहां तक, तो लिमिट लगेगा v1 से लेके v2 तक। अब हम एक काम कर रहे हैं, देखना काम क्या है, ये माइनस गामा प्लस 1 है ना, इसको बाहर ले जा रहे हैं माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा, अरे यार ये मत बोलना सर क्यों, माइनस गामा प्लस 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये 1 माइनस गामा लिखा हुआ है। अगर मान लो तुम एक माइनस और लगा दो तो ये हो जाएगा गामा माइनस 1, और ये माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा, तो ये बचेगा कुछ ऐसा, कैसा बचेगा साहब,
तो बचेगा k अपॉन गामा माइनस 1, ये माइनस और यहां से कब मैंने माइनस को बाहर निकाला तो वो कट गया, v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, लिमिट है v1 से v2 तक। अब ये वाले को आप स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। क्या था, k अपॉन गामा माइनस 1 v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, कहां से कहां तक, v1 से लेके v2 तक। अब इनको रख दो, इनको रख दो, ध्यान से देखते जाना, सब हो जाएगा, बहुत आसान है। k अपॉन गामा माइनस 1, पहले अपर लिमिट को रखोगे और फिर लोअर लिमिट को रखोगे, तो ये हो जाएगा बच्चे, जब अपर लिमिट को रखेंगे तो v2 आएगा, v की जगह पे v2, तो v2 टू दी पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट, अब v1 को रखो तो वो हो जाएगा v1 टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1। अगर यहां तक तुम्हें समझ में आ गया तो अगर मान लो मैं लिख दूं 2 क्यूब, तो इसको हम लोग 2 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 2 प्लस 1 लिखा हुआ है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करो, इसको तुम तोड़ दो, तो ये हो जाएगा बच्चे k अपॉन गामा माइनस 1 इंटू v2 टू दी पावर माइनस गामा इंटू v2, फिर माइनस v1 टू दी पावर माइनस गामा इंटू v1। क्यों कर रहे हैं देखना, अभी चालाकी क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों चालाकी हो रहा है। अब इस कांस्टेंट टर्म को अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट टर्म को जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, k v2 टू दी पावर माइनस गामा इंटू v2 माइनस k v1 टू दी पावर माइनस गामा इंटू v1 अपॉन गामा माइनस 1। अब आ जाओ यहाँ पे, कहानी कुछ ऐसी है। कहानी क्या है भाई साहब, कि p1 v1 का पावर गामा इज इक्वल टू है p2 v2 की पावर गामा, ये सब कांस्टेंट के बराबर है, कोई k कांस्टेंट के बराबर है, तो यही k वाले को हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं यहाँ पे, इस k को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो कैसा आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो ले लो, सुन लो पहले सुन लो, ये k v2 टू दी पावर माइनस गामा, k v2 टू दी पावर माइनस गामा इंटू v2 माइनस k इंटू v1 टू दी पावर माइनस गामा इंटू v1 अपॉन गामा माइनस 1। अब k को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये v2 का टर्म है तो तुम p1 v1 के टर्म में लिखो, मतलब p2 v2 के टर्म में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा p2 v2 टू दी पावर गामा, ये k को मैंने लिखा है, फिर ये जो था वही लिख दो, v2 टू दी पावर माइनस गामा इंटू v2 माइनस, अब इस k को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस k को लिख सकते हैं p1 v1 टू दी पावर गामा इंटू जो पहले से क्या था v1 टू दी पावर माइनस गामा इंटू v1 अपॉन गामा माइनस 1। अब देखो कैसे, क्या 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 हुआ, सुनो, ये v2 टू दी पावर गामा v2 टू दी पावर माइनस गामा खटाखट, v1 टू दी पावर गामा v1 टू दी पावर माइनस गामा खटाखट, कतले आम, कट गया ना, तो बचा क्या, हो गया, बस लास्ट स्टेप है, इतना तक सब्र रख लियो, खत्म, p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन गामा माइनस 1। सर जी यही तो था, बोलोगे हाँ या ना। अब अगर आपको याद हो तो होता है pv इज इक्वल टू nRT, यहां से हम लोग लिख सकते हैं p1 v1 इज इक्वल टू nRT1 और p2 v2 इज इक्वल टू nRT2। उठाओ इन दोनों को और यहाँ पे रख दो, तो वो क्या जाएगा, p2 v2 को क्या लिख सकते हो, nRT2 माइनस nRT1 अपॉन गामा माइनस 1, nr को कॉमन ले लो तो हो जाएगा nr t2 माइनस t1 अपॉन गामा माइनस 1। आ गया ये एडियाबेटिक का एक्सपेंशन, ज्यादा लेंदी नहीं हुआ है, आपको मैं एक स्टेप करके दिखाए हैं इसलिए आपको लेंदी दिख रहा है, इतना थोड़ी कोई तोड़ के दिखता है, एक बार में लिख सकते थे। ये स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ इसलिए समझ में आ रहा है, जैसे बोर्ड में होता है ना कि एक एक स्टेप दिखाते जाओ, तो वही वाला है। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए ये लिखना है, तो ओहो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला होगा वर्कडन इज इक्वल टू nr t2 माइनस t1 अपॉन गामा माइनस 1 ब्ला ब्ला ब्ला। आता है इरिवर्सिबल के लिए, अरे बहुत आसान है, देखो देखो दूसरा
उसको तो ऐसे ही याद सबको है, बच्चों को याद है वो, कि इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहा जाए, हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा पी। दोनों खत्म, हटाक हटाक, इट्स डन, हो गया जी। तो थोड़ा सा घर पे जाके आपको इसको अपने हाथों से, अपने कर कमलों से आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस 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 करना, हो जाएगा, बहुत आसान। ठीक है क्या, बोल दो ना जरा। तो घर पर ही है तो फिर से बैठ के इसको अपने हाथों से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मेरे हाथों से लिखा हुआ है, मैंने बोला है तो आपको समझ में आ गया है। आप एक बार घर पे खुद से बैठ के करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है क्या, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करेंगे फिर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। वी विल डू वन क्वेश्चन देन वी विल टेक अ ब्रेक। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क obtained when 0.7 blah blah of an ideal gas expands isothermally and reversible 15 लीटर टू 25 लीटर। बहुत आसान है। एक तुमको मैक्सिमम वर्क निकालना है जब एक आइडियल गैस है 0.75 मोल पे, उसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल, यानी कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। हमको तो चुप होना चाहिए था, हम बोल दिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। हम पढ़ाए हैं क्या, अभी तो पढ़ाए हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फॉर्मूला आपको वर्क डन का पता है, लगा लो और निकाल लो। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूं करना क्या है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला मैंने अभी प्रूफ के साथ भी बताया है। अब हम बताने वाले नहीं है, माइक्रोफोन ऑन है, फटाफट पहले बताओ तुम लोग बोल के। minus 3.303 NRT log V2 upon V1। बच्चे भूले नहीं है, वर्क डन होता है -2.303 NRT log base 10 V2 अपॉन V1। अब यहाँ पे देखो ना, n होता है नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, टी का वैल्यू केल्विन में लेना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदल लो। V2 क्या है यहाँ पे 25 लीटर, V1 क्या है 15 लीटर, कैलकुलेट कर लो ना। आ रहा है समझ में क्या? तो एक ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका सर सॉल्यूशन अगले पेज पे दे रखा है, इस पीडीएफ आपको आज मिल जाएगा, उस पीडीएफ में बकायदा दे रखा है, देख लेना। मतलब थोड़ा सा देख के हटा देता हूँ, ये है यहाँ पे आंसर दे रखा है, मतलब इसी पीडीएफ में आंसर भी है। कैसे निकालना है, तो ऐसे निकालना है जी। जैसे ही आपको क्वेश्चन में ना हमेशा पूछते रहना है, ये दिख रहा है कि एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल है और रिवर्सिबल है, यही 3 काम का था कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो जैसे ही आया रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दिमाग में फटाक से खटकना चाहिए क्या, कि वर्क डन सर ने बताया था क्या, -2.303 NRT log V2 अपॉन V1। यहाँ पे देखो चेंज है वॉल्यूम में, तो आप V2 अपॉन V1 लगाओ। प्रेशर में होता तो फॉर्मूला में क्या लिखते, P1 upon P1 upon P2। वेरी गुड, तो वहां पे हो जाता P1 अपॉन P2 और ये कर लेते। कुछ और क्वेश्चन है क्या? सर आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस का वो स्क्रीनशॉट लेना है, आइडियल गैस पहला में वाला लगा। एक्सपेंशन रिवर्सिबल हो रहा है, आइसोथर्मली है, वे भी वैसा ही है, मिला मिला छोड़ो। ये क्वेश्चन कर दो, बहुत आसान है, और इसका मैं पोल दूंगा, पोल में इसका आंसर करना है, ऐसे मार्क मत करना, नहीं बोलना भी है। फटाफट पोल में आंसर करना, और फिर यहां से हम लोग लेंगे आज के लिए विदा। आज की हो जाएगी विदाई। ये क्वेश्चन आसान है बहुत, केवल प्लस माइनस करना है, पोल में आंसर करना है, पोल जाएगा 10 सेकंड बाद। फटाफट बनाइए फिर मार्क करना। क्वेश्चन है कि सिस्टम सफर्स
an increase in internal energy of 80 joule and at the same time has 50 joule of work done on it. So what is the heat change of the system? आपको heat change बताना है कि सिस्टम पे क्या होगा. आप सब लोगों की स्क्रीन पे भी फटाफट देखना पॉपअप हुआ होगा, मार्क करो. समझ में आ रहा है क्या ये कैसे करना है? Yes. सर आराम से समझ में। वही वाला है क्या, चेंज इन Yes, sir. इंटरनल एनर्जी वाला? यस सर, डेल्टा यू वाला फॉर्मूला लगेगा इधर। वेरी गुड, वेरी गुड. सर हमारा 30 जूल आया। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस 30 जूल। 30। ये वाले में ना जब भी ऐसा हो ना तो हम एक चीज बताए थे, जब भी अगर ऐसा सवाल हो ना केवल ये मत लिखा करो डेल्टा यू इज इक्वल टू ऐसा लिख दो डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. क्यों? क्योंकि आपको पता है ना पॉजिटिव नेगेटिव साइन दोनों हो सकता है. यहाँ पे वर्क डन ऑन इट हुआ है, उस पे काम हुआ है, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम है. मैंने बोला था कि जब इस पे काम हो तो प्लस डब्ल्यू, जब ये काम करेगा तो माइनस डब्ल्यू. ये था जब इसको एनर्जी मिलेगा तो प्लस क्यू, जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो माइनस क्यू. कुछ ऐसा था ना, बस वही प्लस माइनस लगा. ठीक है, आज की कहानी हमारी बस यहीं तक. आज की कहानी हमारी रहेगी यहीं तक. बाकी अगले वाले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंथैल्पी से. अगर अगले क्लास में मैं सर तो इंथैल्पी से, अगर कोई भी सर मिलेंगे तो भी इंथैल्पी से. आप उनको बोलिएगा कि इंथैल्पी से क्लासेस स्टार्ट करना. ठीक है क्या? तो यस सर। रिकॉर्डिंग है अभी थोड़ी देर के लिए, मतलब रिकॉर्डिंग हो गया ऑफ क्योंकि अभी का पढ़ाना खत्म. बाकी अगर आपको कोई जनरल डाउट हो फटाफट